हेलो दोस्तों, मैं एमएल से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं नोट सेट शिफ्ट 2 का पार्ट फर्स्ट। नोट सेट 2021 शिफ्ट 2 का नर्सिंग ऑफिसर का मेमोरी बेस्ड पेपर। देखिए, हालांकि हमें समय लग रहा है पेपर कलेक्ट करने में, पेपर को पूरा वेरीफाई करने में, आंसर की बनाने में, उसके एक्सप्लेनेशन देने में, और ये बेसिकली टाइम टेकिंग वर्क है। लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि एटलीस्ट हम जितना हो सके उतने क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएँ, ताकि आप अपने पेपर का इवैल्यूएशन अच्छे से कर सको, आप अपने मार्क्स अच्छे से काउंट कर सको, और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन से या जो भी आगे नोट सेट 2022 का जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए नोट सेट या एम्स का एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आए। इसीलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक ले रहे हैं। काफ़ी सारे जितने स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आते हैं, या हमने क्या कि गूगल मीट पर मीट करके की मीटिंग करके भी पेपर कलेक्ट किए हैं। तो इन सारे एफर्ट्स का पर्पज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 के 50 क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन होंगे। आप देख सकते हो, विथ 4 ऑप्शन होंगे और विथ रेशनल होंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बिना रेशनल के हैं, सब के अच्छे से रेशनल और विथ 4 ऑप्शन पूरा पेपर होगा। तो अपन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट भी मिल सके। वैकेंसीज की अपडेट हो, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड या जो भी नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो हम सभी चैनल पर शेयर करते हैं। और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल्स में। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए, विच इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ सिंपल ऑक्सीजन मास्क इन पीडियाट्रिक्स। यानी कि बच्चों में जो सिंपल ऑक्सीजन मास्क की अपन बात करें, देखिए ये जस्ट इलुस्ट्रेट इमेज है, ये मास्क नहीं है, जस्ट इलुस्ट्रेट किया गया है, जस्ट माना कि ये मास्क है। ठीक है, आपको समझने के पर्पज से। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक करेक्ट है पीडियाट्रिक बच्चों में मास्क प्लेसमेंट की ऑन द फेस? राइट आंसर हो जाएगा बी। आप चारों टेक्निक देखिए, इस रेशनल वाली डायग्राम में भी अच्छे से देख रहे होंगे। इसमें क्या पूरा कवर हो रहा है, देखिए नोज अच्छे से कवर हो रहा है, माउथ अच्छे से कवर हो रहा है, और मेरे ख्याल से इसमें क्या है कि एयर लीक करने के चांस कम है, यहाँ पर लीक नहीं कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है, जब भी फेस मास्क या सिंपल फेस मास्क आप अप्लाई करो पीडियाट्रिक्स में, वो लीकेज नहीं करे, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन वो इनहेल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ दिस डिवाइस? यह है सिरिंज है, और सिरिंज का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कौन सी स्टेरिलाइजेशन मेथड कॉमनली यूज लिया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है, देखिए, ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन और गामा रेडिएशन। देखिए, गामा रेडिएशन इसमें प्रिपेयर्ड चॉइस होती है, गामा रेडिएशन से और इथाइलिन ऑक्साइड से इसको जो क्या बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। अब यहाँ पर अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में जैसे जो केमिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं, इथाइल ऑक्साइड भी एक गैस केमिकल है। अगर केमिकल डिसइंफेक्शन में थोड़ा डीपली जाएं तो इथाइलिन ऑक्साइड भी इसमें राइट हो सकता है, क्योंकि इथाइल ऑक्साइड की एक गैस है, वो भी केमिकल से बनी होती है, मानकर चले अपन। ठीक है, तो बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जितना क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा गामा रेडिएशन इज द राइट आंसर है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्टम दैट आर कॉमनली सीन इन 4th डे फीवर। देखिए, 4th डे फीवर का दूसरा नाम क्या है? मीजल्स। और जो आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है रेसेज टाइप का भी मानकर चलो, तो ये आपका कौन से केसेज को इंडिकेट कर रहा है? मीजल्स को। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, आपके सामने इतना अच्छे से रेशनल के साथ में क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा सा ब्लर्ड आ रही है। तो उनको मैं बता दूं, आप अपने यूट्यूब जहाँ पर भी आप देख रहे हो, वहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर 3 डॉट है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी की जो कंडीशन है उसको ज़्यादा कर लें, 360 से 480 कर लें, आराम से आपको वीडियो अच्छी क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद में आप वीडियो वॉच करें, और आपको समय निकाल कर वीडियो देखना है। कम से कम आधा पौन घंटे का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन है जिसमें 1 से 50 तक अपन विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, आप अच्छे से देखकर भी आइडेंटिफाई करना आपको। अब इस इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या है, दिस इज द क्या है, ये है, देखो, सेप्टो सिरिंज है। बल्ब सिरिंज की बात करें, बल्ब सिरिंज इस तरह की होती है।
ठीक है, ये क्या है, असेप्टो सिरिंज है। ठीक है, अब म्यूकस एक्सट्रैक्टर की बात करें तो म्यूकस एक्सट्रैक्टर भी हमने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर एक और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग पंप, तो ब्रेस्ट फीडिंग पंप या ब्रेस्ट मिल्क पंप, ये वाला पंप होता है। इससे क्या है कि ये पंप इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी रीडिंग डिनोट इन फॉलोइंग इमेज। ठीक है, आपको ये ईसीजी को आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हालांकि हो सकता है कि ईसीजी का जो पेपर था ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ना हो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, लेकिन जहाँ तक हमारे पास आया है कि उसने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का है। यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का भी हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन का भी हो सकता है, या फिर एट्रियल फ्लटर का, कुछ भी हो सकता है। बट आपको पैटर्न समझना है। इस तरह से आपके सामने ईसीजी की इमेज आएगी और आपको आइडेंटिफाई करना है। 8 से 10 ईसीजी की इमेजेस ऐसी है, वो आप याद कर लो अच्छे से। जो 3-4 तो मैं भी नाम ले चुका, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वीटी, वीएफ, एटी, एएफ, ये 10 मैक्सिमम 10 इमेजेस है जहाँ से बार बार नोट सेट एम्स लाइक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स पार्टली बाई वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये देखो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का इतना मेरा भी वो नहीं है, तो इसको आपको ये पूरा समझाया हुआ है। इसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 16। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दे डिनोट इन इमेज। देखिए, आपको जो इमेज में इंस्ट्रूमेंट डिनोट हो रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है आपके सामने जो इमेज है, इस इंस्ट्रूमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, या ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है थायरॉइडेक्टमी, रेडियोटेक्टमी, लेरिंगेक्टमी या ऑल ऑफ द अबव। ये यूज किया जाता है थायरॉइडेक्टमी में। ठीक है, क्लियर, किस में यूज किया जाता है, थायरॉइडेक्टमी में। इसका नाम क्या है, जोली रिट्रैक्टर, ऐसा कुछ नाम इसका, जोल थायराइड रिट्रैक्टर। इट इज सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर दैट इज यूज थायराइड सर्जरी टू रिट्रैक्ट द स्किन। अब देखिए, यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट थायरॉइडेक्टमी में रिट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। हो सकता है ये एरोडेक्टमी और लेरिंगेक्टमी भी यूज किया जाता हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो रिट्रैक्टर होते हैं ना, ये इससे कई तरह के रिट्रैक्टर आते हैं, कई तरह के सेम आपको लगेंगे कहीं से, लेकिन पार्टिकुलर जोली रिट्रैक्टर की बात करें तो थायराइड सर्जरी में ही यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दे डिनोट इन फॉलोइंग इमेज। इस इंस्ट्रूमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और कि किस में यूज किया जाता है। अगर आपने कैजुअलिटीज, सर्जरी, ओटी डिपार्टमेंट में ड्यूटी की है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द क्या है, नाइफ हैंडल, नाइफ हैंडल बोलते हैं, या फिर कटिंग नाइफ, कटिंग सीजर, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है। अपन तो जो सिंपली 2-3 नाम है इसके, आप सर्जिकल ब्लेड होल्डिंग भी बोल सकते हैं या फिर नाइफ हैंडल भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किस लिए, यूज फॉर कट द स्किन, यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड, यूज फॉर कट द स्किन, यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड। देखिए, इसका राइट आंसर होगा यूज फॉर कट द स्किन। इसमें ए ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड। ये सर्जिकल ब्लेड को फिक्स तो करता है, लेकिन मेन इसका मोटो क्या, पर्पज क्या है, इसको स्किन में कट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, ना कि इस यहाँ पर ए को मैं करेक्ट कर लूंगा, यहाँ में भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज फॉर कट द स्किन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना। देखिए ना, ये इंस्ट्रूमेंट क्या थी, आप कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, स्पेशली ओटी इंस्ट्रूमेंट से इस लाइक के जो नाइफ लाइक के जो सीजर टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हो, उनमें आपको जो अपर पार्ट है इसका, इस पोर्शन देखो, उससे देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इससे आपको आइडेंटिफाई करोगे, आपने ड्यूटीज़ की होगी जैसे वार्ड्स वगैरह में, हॉस्पिटल में, तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है, अब देखो, ओवम फोर्सेप, बेबकॉक फोर्सेप, निडल होल्डर, सबको हमने आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर तीनों को साथ में लिया है। देखो, अच्छे से डिस्क्राइब किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओवम फोर्सेप में देखो, यहाँ ओवम लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, मैंने अदर कई सारी कंपनीज का ओवम फोर्सेप ऐसा भी आता है, लेकिन सेम ऐसा आगे वाला जो हिस्सा है वो सेम ऐसे वाइडली राउंड शेप में होता है, लेकिन उनमें डिफरेंट क्या है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप में और ओवम फोर्सेप में, कि जो ओवम फोर्सेप है उसका जो ये वाला हिस्सा है ना, वो स्ट्रेट नहीं होकर वो थोड़ा बहुत घुमा हुआ है, इस तरह का है, वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो वो भी ओवम फोर्सेप है, लेकिन जो आइडियली ओवम फोर्सेप की बात करें, जो ओवम नुमा स्ट्रक्चर है, ओवम लाइक स्ट्रक्चर है वाली, वो ओवम फोर्सेप हो गया।
बेबकॉक फोर्सेप्स की बात करें तो अगले वाला हिस्सा कुछ इस तरह का होता है। और नीडल होल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये जो सूचरिंग के लिए नीडल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। देखिए ये सिंबल आपको आइडेंटिफाई करना जो आपके एग्जाम में आया था, इसको आपको आइडेंटिफाई करना। दिस इज द रेडिएशन बायोहजार्ड साइटोटॉक्सिक और रेडिएशन मटेरियल। राइट आंसर इसका ए। अब और देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन आए तो हमने सोचा इनके सिंबल भी हम डाल दें, क्या पता नोटशीट 2022 में बायोहजार्ड का पूछ ले सिंबल या फिर बायो साइटोटॉक्सिक का पूछ ले। तो आप आराम से देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा टेबल बनाया है मैंने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बायोहजार्ड का सिंबल ये वैसा होता है, क्लियर है। साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल जिसमें सी बीच में मिड पॉइंट में लिखा हुआ होता है, वैसे मोस्ट ऑफ येलो कलर का होता है लेकिन मेरे को मिला ही ब्लैक कलर का। ठीक है, कैंसर सिंबल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। कैंसर और एड्स का सिंबल है ना, दोनों लगभग सेम होते हैं। कैंसर टाइप्स ऑफ बहुत सारे कैंसर है, सबका कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बात बोली, कैंसर के टाइप्स बहुत होते हैं, उन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही कलर कोडिंग इस तरह का सिंबल होता है। अब ऑरेंज हो गया, वाइट, रेड, ब्लैक। अब रेड की बात करें, यही सिंबल जो रेड हो जाता है तो ये एड्स का भी सिंबल है ना। और एड्स वाला कैंसर का पेशेंट हो, कोई कैंसर का पेशेंट हो जिसके एड्स है, उसमें भी रेड कलर का ही सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर कैंसर में कैंसर का सिंबल पूछे कि ये कौन से कैंसर का सिंबल है और ऑप्शन में आपके रेड कलर का सिंबल देके पूछे ये कौन से डिजीज का या कौन से कैंसर का सिंबल है, तो आपको रेड कलर किसको डिनोट करेगा, वो एड्स कैंसर पेशेंट हो जिसमें एड्स भी हो या कैंसर भी हो। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड ऑन इंजरी ऑफ नी जॉइंट्स। कौन सी बैंडेज का टाइप्स है जो नी जॉइंट की इंजरी पर यूज किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। और फिगर ऑफ 8 बैंडेज का मतलब यहाँ 8 की स्ट्रक्चर बन रही, कुछ इस तरह से बन रही है, तो ये 8 नुमा स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर, इसलिए है जो इसको फिगर ऑफ 8 बैंडेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिफर्ड रूट ऑफ ट्रेनेक्सामिक एसिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। देखिए ट्रेनेक्सामिक एसिड मोस्ट ऑफ क्या 100% मोस्ट ऑफ मैंने 2-3 कंपनीज के इंजेक्शन देखे, सभी आईवी रूट से ही लगते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये किससे देते हैं, आईवी रूट से। राइट आंसर है बी। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब एक्सेप्ट, आपको फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को ऐसा कौन सा एक नहीं है, तो वो है हीलियम नहीं है, इस्थमस इन्फंडिबुलम एम्पुला, ये पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब फिर मैंने और अच्छे से समझाने के लिए आपको पूरी फेलोपियन ट्यूब का गणित ही डाल दिया, अच्छे से समझ सकते हो आप। इस गणित का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके आगे किसी भी एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए काम आए। देखिए पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब आल्सो नाउन एज यूटेराइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, साल्पिंगाइटिस। क्लियर है। इसके 4 पार्ट हो गए, इंट्रामुरल और इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। तो डायग्राम दिया जा रहा है आपको यहाँ पर 1, 2, 3 ही पार्ट दिखाई दे रहा है, चौथा और होता है यहाँ पर अच्छे से होता है, पास में होता है, कौन सा वाला, इंटरस्टिशियल वाला, जो 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 mm डायमीटर होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, नेरोएस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। क्वेश्चन क्या बन रहा है, नेरोएस्ट, देखिए नेरोएस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, तो कौन सा है, इंट्रामुरल या इंटरस्टिशियल, जो इस्थमस से जस्ट यहां पर होता है। ठीक है, तो ये सबसे नेरो पार्ट होता है। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करें, इस्थमस जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, मेजर अबाउट 3 सेंटीमीटर एंड 2 mm इन डायमीटर। ठीक है, एम्पुला जो थर्ड पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है या काफ़ी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है, सबसे वाइडेस्ट होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। राइट आंसर एम्पुला। नेरोस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट की बात करें या नेरोस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। क्लियर है। अब देखिए एम्पुला की वाइडेस्ट पार्ट हो गया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। यूजुअली फर्टिलाइजेशन अकर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ पर है, एम्पुला में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट भी फेलोपियन ट्यूब होती है, और फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर है, यहाँ पर, यही एम्पुला में, इस पार्ट में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। ठीक है, अब यूटेराइन कैविटी में ओवम कहाँ से आता है, ओवम और स्पर्म यहाँ मिलता है,
अब मोस्ट ऑफ क्या होता है कि स्पर्म अपनी मोटिलिटी खो देता है, या फिर क्या बोलते हैं स्पर्म और ओवम का क्या बोलता है कि यहाँ से वो ट्रेवल नहीं कर पाते, इसलिए वो जहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं, जहाँ वो मिलते हैं वहीं पर क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और वहाँ वहीं पर वो इम्प्लांट हो जाते हैं, जहाँ वो मिलते हैं वहीं पर, ड्यू टू लैक ऑफ मोटिलिटी। क्लियर है? और भी कोई कारण, कई सारे कारण हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट की बात करें, इसका इनफंडिबुलम होता है, लास्ट पार्ट ही इनफंडिबुलम आ गया, जहाँ पर इसके अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि फिम्बराई जो स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो किससे जुड़ी हुई होती है, फेलोपियन में कौन से पार्ट से जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी हुई होती है इनफंडिबुलम वाले पार्ट से। क्लियर है? अब देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ब्लड सप्लाई टू द फेलोपियन टू यूट्राइन, इससे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, टोटल लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब 10 से 11 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? एम्स नागपुर 2018 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इस एक फेलोपियन ट्यूब्स जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा ये मानना है। कौन सा भी एग्जाम से पूरी गणित अपन यहाँ पर लाकर रख दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आफ्टर थायरॉयडेक्टमी द पेशेंट कंप्लेन फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस दैट अकर ड्यू टू इंजरी इन। देखिए थायरॉयडेक्टमी का पेशेंट है, यानी कि रिमूवल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। आफ्टर थायरॉयडेक्टमी वो होर्सनेस की कंप्लेन कर रहा है, तो ये लेरिंजियल नर्व के कौन से पार्ट में या में इंजरी होने की वजह से होर्सनेस हो रही है। काफ़ी डीपली क्वेश्चन है, यू मानकर चलिए। तो देखो लेरिंजियल नर्व 3-4 तरह की होती है, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, एंटीरियर रिकरेंट और इन्फीरियर लेरिंजियल नर्व। देखिए होर्सनेस की बात करें या फिर यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की बात करें, तो किससे की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉयडेक्टमी, मोस्टली ड्यू टू डैमेज टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, RLN। सो राइट आंसर इज सी। क्लियर है? एक और मैंने को यहाँ पर मैंने चीज़ डाली, ये भी इंपॉर्टेंट मेरे को डालना चाहिए, इसलिए ये चीज़ मैंने और डाली यहाँ पर। क्या है? द पैरालिसिस ऑफ द क्रिकोइड मसल्स, क्रिकोथायरॉयड मसल्स अकर इफ इंजरी और डैमेज टू द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का ए बी सोर्स है, सी भी है, लेमन भी है, लेकिन ओवरऑल मैंने एक दो जगह देखा, हाईएस्ट की बात करें तो आंवला इज द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ए पेशेंट ब्राउट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अकर्स इन द पेशेंट। देखिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये क्वेश्चन कल भी फर्स्ट शिफ्ट में भी था, आज भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। और एक और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि वो क्वेश्चन यहाँ पर हम उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है या उसके ऑप्शन चेंज हो गई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपको जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन याद आए, कोई भी ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम इस पेपर को और अच्छे से इम्प्रूव कर लें। और जब भी ये बुक में प्रिंट होने के लिए जाए या बुक से प्रिंट होकर आए, तो मोर एक्यूरेट और भी ऑथेंटिक पेपर बनकर अपने सामने आए, ताकि आने वाले जो 2022 का या जो भी एग्जाम्स है, जो नए नर्सिंग ऑफिसर्स जो तैयारी कर रहे हैं वो देंगे, तो उनके सामने एग्जिटिव पेपर अपन ला सके। हम सभी के एफर्ट से अपन ये पेपर एग्जिटिव ला सकते हैं और मोर एक्यूरेसी इसमें ला सकते हैं। तो आपसे ये मेरा निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है। देखिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अकर्स इन दिस पेशेंट, वो है हाइपोकैल्सीमिया। कल भी मैंने समझाया था कि ब्लड में क्या होता है, एंटीकोगुलेंट CPD है, सीट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोस एनानिन, जैसा CPD होता है जो एंटीकोगुलेंट होता है। ये मेटाबोलाइड होता है किसमें, NaOH CO3 ऐसा कुछ NaOH3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में मेटाबोलाइज होता है ये। ठीक है, अब जैसे ये एक्सक्रेट होता है तो अपने एक्सक्रेशन के साथ साथ ये कैल्शियम को भी ले जाता है। भाई तू भी चल, तू यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही कैल्शियम बाहर जाने लगा तो उसके घर में कैल्शियम की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इट मीन्स कि आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लाइंट विल सफर फ्रॉम द हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर है? अब देखिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गाइडलाइन मैंने रखी है, क्योंकि क्वेश्चन कल भी आया, फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड में भी है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन आता है। ESIC में भी क्वेश्चन आया था 2019 में। देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन MT, रिप्लेसमेंट ऑफ 10 यूनिट PRBC इन ए 24 आवर्स, ये भी एक डेफिनेशन होगी इसकी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी की बात करें, ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 4 यूनिट्स PRBC विथ इन 1 आवर व्हेन ऑनगोइंग नीड इज पॉसिबल। ठीक है,
तीसरी इसकी डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ 50% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम विथ इन 3 to 4 आवर्स। यहाँ 3 to 4 आवर्स लिखा है कि कई जगह 3 आवर दे रखा है, कई जगह 4 आवर, लेकिन एक्यूरेट की बात करें तो इसमें 3 आवर आता है। रिप्लेसमेंट ऑफ 50% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम TBV विथ इन 3 आवर। ये हो गई क्या आपके मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। क्लियर है। इसके बाद और ज़्यादा आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझना है तो ये आपके सामने एक और मैंने एक डायग्राम लेकर आया हूँ, इससे आप समझ सकते हो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द ए पेशेंट अंडरगोइंग शॉक इज रिसीविंग, ए पेशेंट इज अंडरगोइंग शॉक इज रिसीविंग नॉर्मल सलाइन। ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ द सोडियम इन नॉर्मल सलाइन। ठीक है। अब यहाँ बात करें सोडियम की नॉर्मल ऑस्मोलिटी की इन द नॉर्मल सलाइन NS में, वो होती है कितनी 154। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज कैसे होते हैं स्टूडेंट, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ आपके। एक तो जो 0.9% की सोडियम क्लोराइड होती है वो कौन सी होती है, आइसोटोनिक होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, इंजेक्शन और इसमें टोटल कितना सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा क्वेश्चन कितना, टोटल 1 लीटर की बात कर रहे हैं अपन, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में कितना वो क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड होता है 9 ग्राम। ठीक है। अब अगर क्या कह रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि 500 ml में, 500 ml का मतलब 1 NS में नॉर्मल सोडियम क्लोराइड कितना होता है, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 4.5 ग्राम। क्लियर है। 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए और आगे क्वेश्चन क्लियर करते हैं अपन इसमें। आगे क्वेश्चन है टोटल ऑस्मोलिटी की बात करें NS की 1 है ना, NS की टोटल ऑस्मोलिटी की बात करें कितनी होती है 308 ओस्मोल पर लीटर कितना होता है ओस्मोल 308 टोटल की। अब पार्टिकुलर सोडियम की बात करें, पार्टिकुलर जो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या होगा, पार्टिकुलर सोडियम की 154 और क्लोराइड की भी कितनी होती है 154, दोनों मिलाते हैं कितनी होती है 308। क्लियर है। यहाँ पर कम से कम आपके 5 से क्वेश्चन क्लियर हो गए क्वेश्चन के साथ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस, नर्स इज गोइंग टू टेक द स्टेराइल यूरिन, ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस बट ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इज गोइंग टू टेक द स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कैथेटर, वो टेक्निक इज टू बी यूज्ड बाय द नर्स। देखिए पेशेंट है अनकॉन्शियस सर, उससे आपको क्या है यूरिन सैंपल लेना है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए, तो कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी ताकि आप स्टेरिलिटी को मेंटेन कर सको। देखिए टेक द सैंपल फ्रॉम यूरिनरी बैग, ये नहीं होगा, आपको यूरिनरी बैग से नहीं लेना। टेक स्टेराइल सिरिंज एंड टेक द सैंपल फ्रॉम यूरिनरी बैग, ये भी नहीं होगा, गलत है। डिस्कनेक्ट द ट्यूब, डिस्कनेक्ट करना ही नहीं है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम को आपको हमेशा क्लोज ही रखना है, यूँ मानकर चलिए, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है नीडल एस्पिरेशन थ्रू ट्यूबिंग ऑफ द बैग। अब देखिए ये तो हो गया आपका बैग और ये होगी ट्यूबिंग और ये हो गया पेनिस, यहाँ से यूँ मानकर चलिए पेशेंट के यूरिनरी कैथेटराइज हो रखा है। आपको क्या करना, सिरिंज लेना है और यहाँ से सिरिंज लेकर यहाँ से एस्पिरेट करना है यूरिन, जो ट्यूबिंग है ट्यूबिंग से एस्पिरेट करना है यूरिन ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रखे। और इसमें भी जो ट्यूब वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको स्पिरिट से या बीटाडीन से पहले क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है, देन यू शुड टेक सैंपल फ्रॉम द ट्यूबिंग ऑफ द बैग। क्लियर है। टू मेंटेन स्टेरिलिटी एंड व्हाइल यू आर टेकिंग any specimen for culture and sensitivity you should maintain sterility, otherwise your report you will get false। क्लियर है। the smallest diameter of the true pelvis is, क्या हो जाएगा इसका इंटरस्पाइनस के डायमीटर। ए अगला क्वेश्चन है कोविड फेस शील्ड इज स्टेलाइज्ड बाई, कोविड फेस शील्ड, देखिए इसकी भी गाइडलाइन बहुत सारी मैंने देखी है ना। बाकी यूजुअली आपको सबको पता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, और तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड इसमें मेरे चांस से भी मेरे हिसाब से भी राइट यही जाएगा, लेकिन फेस शील्ड आप H2O2 से भी कर सकते हो, साइडेक्स से भी कर सकते हो, फॉर्मुलिन का तो नहीं मिला लेकिन दोनों तीनों से कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी की बात करेंगे यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड ही राइट जाना चाहिए। अब यहाँ देखो मैंने मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन ऑफ फेस शील्ड लिखा है 1% सोडियम क्लोराइड फॉर 10 मिनट ड्यूरिंग ड्राइंग इन सनलाइट एंड क्लीनिंग विद सैनिटाइजर विद ग्लव्ड हैंड्स। थर्ड वन है 2% ग्लूटेराल्डिहाइड, ये क्या है यही साइडेक्स है। इस फॉर 10 मिनट वॉश इट विद नॉर्मल सैलिन अगेन ड्राइट। बेस्ट वे टू स्टेलाइजेशन इज ETO, ये इथाइल ऑक्साइड गैस से भी इसको स्टेलाइज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मेथड्स है। बाकी इस क्वेश्चन कोविड के पर्पज से इसमें मेरे ख्याल से सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द राइट आंसर मानना चाहिए।
विच रिफ्लेक्स शुड चेक व्हेन डेथ ऑफ ब्रेन स्टेम एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ एक्सेप्ट नहीं है, ये ई एक्स ई सी एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट में ब्रेन स्टेम में डेथ इंजरी हो, तो कौन सा रिफ्लेक्स शुड बी चेक करना चाहिए, वो है प्यूपिलर रिएक्शन, प्यूपिलर रिफ्लेक्स। कैजुअलिटी में पेशेंट आता है, सबसे पहले जब कोई अनकॉन्शियस पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में पेशेंट आता है, तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर उसका क्या प्यूपिल इनकी आंख में टॉर्च की रोशनी करके देखता है। क्या देखता है वो? प्यूपिलर रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स भी इसको बोलते हैं, वो उसको चेक करता है, ना कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कब चेक किया जाता है? जब आपकी आई ब्लिंक नहीं कर रही हो, या ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स देखने के लिए कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं। डल आई रिफ्लेक्स ये अलग हो गया, जो बच्चों में होता है पीडियाट्रिक्स में। प्यूपिलर रिफ्लेक्स शुड चेक कब? जब पेशेंट आपका एक्सपेक्ट हो कि उसमें ब्रेन स्टेम में इंजरी हुई हो। गेग रिफ्लेक्स भी आप सब लोग जानते हैं, वैसे होशियार है कि गेग रिफ्लेक्स कब चेक करते हैं? जब आप किसी पेशेंट को एनपीओ से उसको जब लिक्विड ऑफर कर रहे हो आफ्टर सर्जरी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक क्या होता है आप अच्छे जानते होंगे। टोकोलाइटिक मीन्स सप्रेशन इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आप जब जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करें, वो एजेंट कौन सा होगा? टोकोलाइटिक एजेंट। और कौन सा एग्जाम्पल है इनमें? MgSO4 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। क्लियर है। ऑक्सीटोसिन टोकोलाइटिक नहीं है, ये क्या? स्टिमुलेटर है, स्ट्रॉन्ग यूट्रोजेनिक मेडिसिन है, यूटेरो स्टिमुलेटर मेडिसिन है ह्यूमन के लिए। अर्गो डेरिवेटिव्स ये इसी में आते हैं। अर्गो मिथार्जिन, फिनार्गन, डायनो कार्बोप्रोस्ट, ये सब किस में आते हैं? अर्गो डेरिवेटिव्स में। फिनार्गन जो आपको पता ही है क्या है, एंटी सीजर ड्रग है, और इसमें कब सारे मतलब इसके यूज करते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या होता है कि वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं, या सीजर डिसऑर्डर वगैरह में भी यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन साइज जो कैथेटर इन अडल्ट फीमेल की बात करें, मोस्ट कॉमन कैथेटर साइज, तो वो हो जाएगा राइट आंसर सी, 14 से 16 FR। ठीक है, 16 से 18 मेल में यूज करते हैं, 16 से 18 मेल, 14 से 16 फीमेल, और 10 से 12 ओल्डर चिल्ड्रन, और 5 से 8 यहाँ पर की बात करें तो हो जाएगा स्मॉल चिल्ड्रन। क्लियर है। विच कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? 4 क्वेश्चन इसमें हो गए क्लियर। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच मैन्यूअर यूज्ड टू एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा मैन्यूअर है जो यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए यूज किया जाता है? इनमें से आपको देखना है। ये क्योर्ड नहीं है, थोड़ा यहाँ मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लूंगा। क्रेड मैन्यूअर है, क्रेड, लियोपोल्ड मैन्यूअर, बर्न मार्शल मैन्यूअर, ये नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रेड मैनुअल। ये क्या है? देखिए आप लिखा हुआ यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। इसमें क्या मैनुअली एक्सप्रेशन किया जाता है, इस तरह से प्रेस करके प्यूबिक एरिया वहाँ पर थोड़ा प्रेस करके, जो कभी कभार क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम जो ज़्यादा बचने लग जाता है, ज़्यादा रिमेनिंग रहता है ब्लैडर में, कोई से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या कि उस न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन से रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन जब ज़्यादा रहता है या रिमेनिंग रहता है, तो क्रेड मैन्यूअर के थ्रू यूरिन को एक्सक्रेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएमपीए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू। डीएमपीए क्या है? एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल। फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने यहाँ लिख दी है डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जो मोस्ट ऑफ सीएचओ जैसे एग्जाम से पूछा जाता है। अब देखिए इसकी 2 डोज चलती है। कॉमनली डोज की बात करें, मोस्ट कॉमनली डोज गवर्नमेंट में भी फ्री को कॉस्ट आ रही है, कौन सी? अंतरा नाम से। अंतरा नाम से जो गवर्नमेंट डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में सप्लाई हो रही है, वो अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत अंतरा नाम से जो सप्लाई हो रही है, डीएमपीए कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 150 mg वाला। इफेक्ट कितने दिन के लिए? 3 मंथ के लिए, यानी कि 90 डेज के लिए। 300 mg वाला कम यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएमपी इज सप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, द ब्रांड नेम इज। ये आ गया क्वेश्चन, राइट आंसर इज बी। देखिए यहाँ पर मैंने और अच्छे से यहाँ दिया है, देखिए अच्छे से देख सकते हो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कोल्ड अंतरा कंसिस्ट ऑफ डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इट इज गिवन 150 mg पर ml। सॉरी, ये 3 मंथ है, यहाँ मैं इसको कट कर दूंगा, थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लूंगा, यानी कि ये 3 मंथ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए और मैं इसके साथ में आपकी और चीज़ का यहाँ सहेली भी दिया हुआ था, निरोध, छाया, 2-3 चीज़ें दी हुई थी। मैंने सोचा इस सहेली के बारे में बताना जरूरी है, अगले एग्जाम में सहेली के बारे में पूछ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, छाया के बारे में पूछ लेंगे। तो अब देखिए सहेली में साल्ट, ये क्या है? सहेली इसका ब्रांड नेम है। इसमें साल्ट क्या है? और मिलोक्सीफेन, जिसका और मिलोक्सीफेन का दूसरा नाम क्या है? सेंटक्रोमेन।
सेंटक्रोमेन, ठीक है, वन ऑफ द सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इम्यूडुलेटर्स, और एक क्लास ऑफ मेडिकेशन विच एक्ट ऑन द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पर काम करती है, ठीक है। इट इज बेस्ट नाउ एज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये विच इज, अब ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता, मानकर चलिए यहाँ पर आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आपका आंसर क्या होता, सहेली, या फिर है ना सहेली। तो अब विच इज टेकन 30 mg वंस पर वीक। देखिए ये जो सहेली है 30 mg की डोज होती है, वंस पर वीक, एक सप्ते में एक ली जाती है, करेक्ट है, एक सप्ते में एक ली जाती है। आगे बात करें, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाई सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर CDRC लखनऊ के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन सम प्लेसेस, नाम वो छाया। तो छाया और सहेली एक ही है। छाया की सहेली कौन है, छाया की फ्रेंड कौन है, सहेली है, सहेली की फ्रेंड कौन है, छाया, दोनों एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। दोनों के बीच में, दोनों का साल्ट की बात करें तो, और मेलोक्सिफेन है, कौन सी है, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो वंस ए पर वीक ली जाती है। किसने डेवलप की, CDRC लखनऊ ने। आपके 10-12 क्वेश्चन यहीं से क्लियर करवा दिए, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विथ RTA कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट दैट नीड रिससिटेशन, विच कैनुला इज लास्ट कॉमनली प्रिफर्ड। लास्ट विच कैनुला इज लीस्ट, लास्ट नहीं, वो लीस्ट कॉमनली मीन्स कि सबसे कम प्रिफर्ड करोगे आप। कैनुला नंबर 22 जो सबसे छोटे गोज का है, इसमें सॉरी गोज बड़ा है, 22 गोज का है, लेकिन डायमीटर सबसे छोटा है। जितना गोज बढ़ते जाएंगे, गोज संख्या बढ़ती जाएगी, डायमीटर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये वाले कैनुला आपको यूज करना है। सो लिस्ट कॉमन पूछा है तो राइट आंसर ए। पेशेंट नीड मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीड विच IV फ्लो कैथेटर। देखो पेशेंट को मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना है तो कौन सा IV फ्लो कैथेटर आपको यूज करना है, तो वो 18 नंबर हो जाएगा या 16 नंबर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखो ये भी मैं पहले समझा चुका था, आपको एक क्वेश्चन आ गया वापस। एम्पुला है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें लिखा हुआ, देखिए 64% चांस होते हैं एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन ओवरडोज, एस्पिरिन ओवरडोज की बात करें, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है टिनाइटस। टिनाइटस देखिए यहाँ पर ब्लीडिंग भी ऑप्शन में होता है, तो ब्लीडिंग बहुत ही लेट कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। स्टार्टिंग की बात करें अपन तो टिनाइटस ही इसका राइट आंसर होगा। रिंगिंग इन द एयर्स, ये सब लिखा हुआ जाए तो राइट आंसर है। देखिए अर्लीस्ट, देखिए यहाँ पढ़िए, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग में इंक्लूड रिंगिंग इन द एयर्स, टिनाइटिस एंड इम्पेयर्ड हियरिंग, क्लियर है, और अदर सिम्टम्स इसमें दिए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जो भोपाल में क्वेश्चन पूछा बताता है कि एंटीडोट ऑफ एस्पिरिन ओवरडोज या एस्पिरिन पॉइजनिंग या सेलिसलेट पॉइजनिंग, राइट आंसर क्या था। देखिए इसका एंटीडोट की बात करें, एक्टिवेटेड चारकोल तो यूनिवर्सल एंटीडोट है जो है। इसके अलावा बात करें अगर एक्टिवेटेड चारकोल ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड पर जाएगा आपका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है, ठीक है। अब लेटर कोई एस्पिरिन पॉइजनिंग रीनल फेलियर वाले पेशेंट में हो रही है तो उस केसेज में तो आपके एंटीडोट काम करेंगे ही नहीं, वहां पर आपको क्या करवाना है, डायलाइसिस, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए चाइल्ड विथ रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन। देखिए URI का पेशेंट बच्चा है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का बच्चा है। उसमें कंडीशन में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ से अपने कनेक्ट होती है क्या, यूस्टेचियन ट्यूब, जो कहाँ जाकर ओपन होती है, मिडिल एयर में, मिडिल एयर में ओपन होती है। अब देखिए रास्ता बन गया, रास्ता बन, पानी जिधर रास्ता होगा उधर ही बहेगा ना, ठीक वैसे ही बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, जस्ट समझने के पर्पज से मानिए कि वायरस या बैक्टीरिया उस तरफ ट्रेवल करेंगे जिधर उनको रास्ता मिल जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये जो जाकर मिडिल एयर में जाकर वहां पर इन्फेक्शन कर देंगे, यानी कि ओटाइटिस मीडिया। सो राइट आंसर दिस क्वेश्चन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्लियर है। विच टाइप ऑफ स्टूल्स इज सीन इन गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। देखिए गैस्ट्रिक ब्लीडिंग की बात हो रही है, यानी कि अपर GI ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं अपन अपर GI ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगी, ब्लैक कलर की होगी, टेरी कलर, राइट आंसर हो जाएगा टेरी कलर। अब देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया है, कलर ऑफ स्टूल इन अपर GI ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, ब्लैक और टेरी कलर स्टूल। इट इज आल्सो नाउन एज मलिना, 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 मलिंगा नहीं है, मलिंगा है, मलिना है, मलिना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। मलिंगा से याद रख लेना कि अपर पार्ट GI ब्लीडिंग होती है तो कलर ऑफ द स्टूल क्या होगा, मलिंगा, मलिना,
ठीक है। लोअर पार्ट की बात करें, अपर पार्ट में कौन सा आ जाएगा, कॉमनली गैस्ट्रिक स्टोमक आ जाएगा, और ड्यूडेनम तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपके मलिना टाइप के, ब्लैक टेरिस्टूल टाइप के हो गए। अब लोअर पार्ट की बात करें, जिसमें क्या आ जाएगी, इंटेस्टाइन आ जाएगी, रेक्टम आ जाएगा, एनल एरिया आ जाएगा। जो हेमरोइड्स वाली कंडीशन में, पाइल्स वाली कंडीशन में, या फिर कोलन कैंसर वाली कंडीशन में कैसा कलर होगा, उसका ब्राइट और फ्रेश रेड कलर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हेमेटोचेजिया। जिसको क्या बोलते हैं, हेमेटोचेजिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेंचुरी मास्क हैज़ हाई रेट ऑफ O2 सप्लाई टू द पेशेंट। देखिए ये है हाई रेट होगी उसकी, 40 से 60% तक हाई रेट हो सकती है वेंचुरी मास्क की। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है विथ कलर कोडिंग। ब्लू कलर 24% है, 2 लीटर पर मिनट फ्लो होगा तब 24% ऑक्सीजन वो डिलीवर कर सकता है। ब्लू कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है वो। व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ग्रीन कलर का जो वेंचुरी मास्क को हाईएस्ट 60% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कलर कोडिंग एग्जैक्ट सीक्वेंस में होती है, ये आपको याद करनी है। जिंदगी में नहीं भूलोगे, ट्रिक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या ट्रिक नोट कर लो। ट्रिक है बेबी ऑफ व्हाइट और वाई आर ग्रीन, और वाई आर ग्रीन। आप बोल्ड बोल्ड वर्ड लेना, यहाँ से 2 3 4 5 6 बी से ब्लू, पूरा ऐसे की ट्रिक मिल जाएगी। जिंदगी में नहीं भूलोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है बेबी ऑफ व्हाइट और वाई आर ग्रीन। आपके पास भी अगर कोई और इससे भी अच्छी ट्रिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टेस्ट यूज्ड टू मॉनिटर वैक्सीन पोटेंसी। देखिए ये मैंने काफ़ी जगह से रेफरेंस लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे को इसका कुछ इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। फिर भी एक जगह ऐसा लगा, हेबल टेस्ट होता है, ये रेबीज वैक्सीन की पोटेंसी चेक करने के लिए यूज होता है। तो हो सकता है क्वेश्चन मैं रेबीज के पर्पज से पूछ रहा हूँ। फिर भी आपके पास इसका कोई आंसर है तो आप भी कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। बाकी हमारे ओपिनियन के हिसाब से 34 क्वेश्चन का आंसर हेबल टेस्ट होगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच साइट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर IM इंजेक्शन टू प्रिवेंट इंजरी इन सियाटिक नर्व। देखिए 3-4 ऑप्शन है, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, वास्टस लेटरलिस और डेल्टोइड। राइट आंसर की बात करूँ, डोर्सोग्लूटियल जो नर्व मसल जो होती है ये आपको IM इंजेक्शन के लिए यूज नहीं करनी है। क्लियर है, डोर्सोग्लूटियल आप अच्छे से डोर्सोग्लूटियल डी आ रहा है, डी फॉर क्या हो जाएगा, डेंजर। यानी कि ये साइट IM इंजेक्शन के लिए डेंजर हो सकती है। उसका कारण है क्योंकि प्रोक्सिमिटी ऑफ द सियाटिका नर्व, जो सियाटिका नर्व होती है बॉडी की सबसे मोटी नर्व, ये क्या होती है, इस जो डोर्सोग्लूटियल मसल जो होती है इसके नियर बाई होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली सियाटिका नर्व में पंचर हो सकती है, इंजरी हो सकती है, एज विद एज आपका लोअर लिम्ब पैरालाइज्ड हो सकता है। इसलिए अब आइडियल लोकेशन की बात करूं, जो बेस्ट मसल्स की बात वेंट्रोग्लूटियल में दीजिए, आप वास्टस लेटरलिस में दीजिए जो बच्चों में देते हैं, डेल्टोइड जो अपने ह्यूमरस बोन वाली जो ऊपर वाला एरिया है शोल्डर के पास वो होती है वहाँ देते हैं। अब देखिए, अब से एग्जैक्ट देखो ये डायग्राम देखिए आप, ये IM इंजेक्शन की हॉलमार्क दिया हुआ है मानकर, ये जैसे कि IM इंजेक्शन का हॉलमार्क दिया हुआ है, आपको यहाँ से आसानी से आइडेंटिटी दे दी। ये जो मार्किंग दी हुई है, ये एरिया भी डेंजर होता है, ये भी डेंजर होता है, ये भी डेंजर होता है। सबसे सेफ बात करें तो जो ये आउटर बटक्स का एरिया, यहाँ पर आपको IM इंजेक्शन देना है, जहाँ पर कौन सी मसल जो होती है, कौन सी होती है, वेंट्रोग्लूटियल। कौन सी होती है, वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू असेस हाइड्रेशन लेवल। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा एक लॉजिकली क्वेश्चन था। ठीक है, हाइड्रेशन को असेस करने के बहुत सारे पैरामीटर्स है। ठीक है, और पूरे पैरामीटर्स आपके इस ऑप्शन में भी है, चारों ऑप्शन है जो हाइड्रेशन लेवल को असेस करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में मोस्ट एक्यूरेट मेरे सामने आया स्टूडेंटों के फीडबैक से। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और लाइन थी क्वेश्चन की तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं और उस क्वेश्चन में सुधार कर लूँ। ठीक है, बाकी जहाँ तक मेरे पास ये लाइन आई तो यहाँ बात करें मोस्ट एक्यूरेट वे की, तो मोस्ट एक्यूरेट वे जाएगा, सॉरी इसमें ए नहीं होगा, मोस्ट एक्यूरेट वे जाएगा बॉडी वेट, कहाँ गया, डेली वेट। मोस्ट एक्यूरेट जाएगा बॉडी वेट। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 2 नंबर का पॉइंट देखो, बॉडी वेट चेंज यूरिन ऑस्मोलिटी एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइड द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट इंडेक्स फॉर हाइड्रेशन स्टेटस। क्लियर है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, डेली वेट, सी आंसर है। अब अगर देखिए स्किन पिंस या स्किन ट्रिगर टेस्ट एंड यूरिन कलर इज आल्सो, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, आल्सो इजी एंड फास्ट वेट असेसमेंट फॉर हाइड्रेशन स्टेटस। आपको फास्टली इजीली असेस करना है तो स्किन पिंस या ट्रिगर टेस्ट या फिर यूरिन कलर इज द इजी एंड फास्ट वे ऑफ असेसमेंट फॉर हाइड्रेशन स्टेटस। क्लियर है,
एकदम क्लियर। यूरिन इनटेक आउटपुट आल्सो हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करता है, ये भी है। लेकिन ये सब पैरामीटर्स में आ जाती हैं। एक मोस्ट एक्यूरेट की बात करें और इजी वे की, तो दोनों में अलग अलग ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आप अपनी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई डिफरेंट थी, तो आप इस जो रेशनल के हिसाब से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस है जो आप नोट कर लेना, कभी जगह छोटे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देखिए फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात करें तो कौन सी वैक्सीन है जो उसमें स्टोर की जाती है, तो वो मीजल्स वैक्सीन है, या ओपीवी और मीजल्स वैक्सीन है, वो फ्रीजर कंपार्टमेंट यानी स्टोर इन डीप फ्रीजर या फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है, जैसे -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। MMR वैक्सीन कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट। ठीक है, BCG वैक्सीन को डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट नहीं रखते, इसको नॉर्मली टेम्परेचर पर रखते हैं, कितने पर, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जितनी भी वैक्सीन में TT लगता है, TT DPT ये TDX वैक्सीन है जो इनको नॉर्मली टेम्परेचर पर रखते हैं जो रेफ्रिजरेटर का होता है, बाकी इनको डीप फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। और देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, एल्कोहल थर्मोमीटर इसमें यूज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन सा एल्कोहल थर्मोमीटर इसके अंदर यूज में लेते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर एक लाइन पूरे पढ़ो, द टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज डन ट्विस ए डे विद एन एल्कोहल थर्मामीटर फॉर डीप फ्रीजर एंड ए डायल थर्मोमीटर इन केस ऑफ ILR। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग BFHI गाइडलाइंस एक्सेप्ट दी, कौन सी BFHI गाइडलाइन है एक को छोड़कर, तो वो है फ्री एंटीनेटल केयर, वो BFHI की कोई गाइडलाइन नहीं है, बाकी तीनों गाइडलाइन है। और BFHI की 10 गाइडलाइन है जो जिस भी हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल में बाहरी चस्पा होनी चाहिए उनके नोटिस बोर्ड पर है। ये आप एक एक चीज़ पढ़ लेना, आपके अगले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BFHI की 10 गाइडलाइंस है वो ना। A patient is if a patient done the Montex test and patient has been suffering from HIV, what value indicate the TB infection in patient। देखिए HIV से सफ़र कर रहा है तो उसका मोन्टेक्स टेस्ट में TB इन्फेक्शन, मोन्टेक्स टेस्ट की कौन सी रीडिंग उसके लिए पॉजिटिव मानी जाएगी, वो है 5 रीडिंग। देखिए मोन्टेक्स टेस्ट की रीडिंग को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर मोन्टेक्स टेस्ट में जो PPD इंजेक्ट करते हैं, PPD कहाँ पर करते हैं, फोरआर्म में, इंट्राडर्मली। फोरआर्म में क्या इंजेक्ट करते हैं, इंट्राडर्मली और 48 से 72 हावर्स के बाद में इस रिएक्शन को नोट करते हैं। ये जो अगर इस टाइप की रिएक्शन हो रही है 5 mm या 5 mm से कम, या 10 mm से कम, या 15 mm या 15 mm से कम, तो तीनों ही क्राइटेरिया, तीनों का अलग अलग है कि इस पेशेंट को इस कैटेगरी में रखा गया है। 5 mm में HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसके 5 mm का इंड्यूरेशन बन रहा है, स्किन रेडनेस हो रही है, तो उसमें पॉजिटिव मानेंगे। कोई पेशेंट रिसेंट कॉन्टैक्ट विद एन एक्टिव TB पेशेंट कॉन्टैक्ट में आया है तो उसका पॉजिटिव मानेंगे। नोडुलर और फाइब्रोटिक चेंजेस ऑन चेस्ट एक्स-रे उसको पॉजिटिव मानेंगे। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में भी अगर मोन्टेक्स टेस्ट में 5 mm का ड्यूरेशन आता है, इंड्यूरेशन आता है, तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। अपन हेल्थ केयर पर्सनल, अपन नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में काम करते हैं, भी एक तरह हाई रिस्क फैक्टर है, हाई रिस्क ये मानकर चलिए ना। तो अगर अपन ने अगर कभी मोन्टेक्स टेस्ट करें तो 10 mm इंड्यूरेशन अपने लिए पॉजिटिव माना जाएगा। और इसमें और कंडीशंस है। 15 mm की अगर बात करें, जो पटना एम्स 2020 में क्वेश्चन आया था, 15 mm या इससे मोर देन अगर इंड्यूरेशन बनता है, किसके लिए, पर्सन विथ नो नाउन रिस्क फैक्टर फॉर TB। कोई अगर किसी का रिस्क फैक्टर नहीं है TB का, नॉर्मली पर्सन में फिर 15 mm तक मानेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, A patient has been suffering from gallbladder disease, cholecystectomy had performed, and after evaluating the gallbladder sample of the patient, which stone is to be denoting in the following image। एक पेशेंट जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी हुई है और उसको जो स्टोन निकला है वो कुछ इस तरह का निकला है, मानकर चलिए। तो आप इसको इवैल्यूएट करो या इसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्टोन हो सकता है ये। देखिए जो ये इमेज मेरे सामने आई है, ये है ऑक्जेलेट स्टोन की, जो मोस्टली किडनी स्टोन में, ये रीनल स्टोन होता है। क्वेश्चन है पॉलीसिस्टेक्टमी का, यानी कि गोल ब्लैडर स्टोन की बात कर रही है। तो शायद इमेज गलत आई मेरे पास, या फिर क्वेश्चन में गलत आई है। आपको जिसको भी याद आ रहा है प्लीज़ मेरे को इस क्वेश्चन को क्लियर करवाइए कि उसमें गोल स्टोन के बारे में पूछा गया था या फिर रीनल स्टोन के बारे में, और इमेज यही थी या कोई अदर थी। ठीक है, फिर भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी टाइप्स ऑफ गोल स्टोन, प्राइमरी स्टोन, सेकेंडरी स्टोन, रिकरेंट स्टोन,
और फिर यहाँ पर स्टोन की पूरी देखो पिक्चर्स यहाँ डाली है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ये इस टाइप का होता है, या पिगमेंट स्टोन ब्लैक कलर का होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन इस तरह का होता है, और मिक्सड गोल्ड स्टोन इस तरह का होता है, और कंबाइंड गोल्ड स्टोन इस तरह का होता है। यहाँ मैंने एक टेबल भी सर्च करके टेबल डाली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चारों टाइप्स ऑफ कैंसर क्या स्टोन्स यहाँ दिए हुए हैं। मिक्स टाइप का स्टोन सबसे ज़्यादा होता है, जिसका कलर की बात करें क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है। प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन की बात करें तो उसका कलर क्या होता है, पेल होता है, ठीक है, जो बहुत रेयरली होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है मिक्सड स्टोन वाला। पिगमेंट स्टोन का कलर पूछ लेते हैं कभी कभार, तो कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का उसका कलर हो जाता है। पिगमेंट स्टोन का कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम बाई बिलीरुबिनेट होता है, ठीक है। ये टेबल का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स की अच्छी से प्रिपरेशन होती रहे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेलीरियम इन ओल्ड एडल्ट। देखिए ओल्ड एडल्ट की मोस्ट कॉमन कोज की बात करें डेलीरियम की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेमेंशिया। लॉन्ग टर्म मेडिसिन भी इसका कोज होता है, एल्कोहल विड्रोल भी होता है, हाइपोक्सिया भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर डेमेंशिया पर जाएगा, ठीक है। देखिए डेमेंशिया की वजह से क्या होगा, डेलीरियम होगा। और डेमेंशिया का होता है, डेमेंशिया के अगर मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो कौन सा, एल्जाइमर टाइप का डेमेंशिया इज द मोस्ट कॉमन इन द ओल्डर एडल्ट्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कोज। देखिए माइक्रोसाइटिक मीन्स जो आरबीसी की साइज है वो छोटी है, हाइपोक्रोमिक मीन्स की जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो अगेन एग्जांपल ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर मैक्रोसाइटिक की बात करें तो एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो विटामिन बी वाला जो विटामिन एनीमिया होता है या पर्नीसिस एनीमिया होता है वो किस टाइप का होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। यहाँ पर देखो लिया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सा होता है, विटामिन वाला डेफिशिएंसी या फिर पर्नीसियस एनीमिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नॉर्मल पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एल्केलाइन टाइप का होता है, तो इसकी जो पीएच होगी मोर देन 6.5 होती है, ठीक है। मोर देन 7.1 से कुछ इसकी नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही मोर देन 6.5 आया, तो राइट आंसर यही मानना पड़ेगा। 3 to 5 है, ये किसकी पीएच है, वेजाइना की, ये किसकी पीएच है, वेजाइना की। जो इस पीएच को कौन सा बैक्टीरिया मेंटेन करता है, डोडो बेसिलस ऐसा कुछ नाम से है, जो उसकी पीएच को, वेजाइना की पीएच को मेंटेन करता है। पेशेंट इज टेकिंग हेलोपेरिडोल, क्या है हेलोपेरिडोल, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, क्लियर है। एट होम अपने घर पर, इज पेशेंट है ना, एट होम पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट क्वाइटली ड्यूरिंग द क्लिनिक विजिट, पेशेंट हैज अर्ग टू वॉक, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेशेंट हेलोपेरिडोल ले रहा है कुछ दिनों से, अब पेशेंट की सिम्टम क्या आ रहा है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा, चारों तरफ घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्कातेसिया। अपने मारवाड़ी भाषा में एक गाली भी देते हैं, हालांकि मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये इसी पेशेंट के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, एक्कातेसिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्कातेसिया। पेशेंट मतलब घूम रहा है, एक जगह बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। टार्डिव डिस्काइनेसिया, रेस्टलेसनेस और इरिटेबल, ये सब क्या है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट है, जिनको कंबाइंडली क्या नाम से जाना जाता है, ईपीएस, क्या जाता है, ईपीएस, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। आप अच्छे समझाऊं, देखिए सबसे पहले जब सिम्टम स्टार्ट होता है, ये चारों सिम्टम आते हैं मानकर चलिए ईपीएस में, सूडो पार्किंसोनिज्म, एक्यूडिस्टोनिया, एक्कातेसिया और टार्डिव डिस्काइनेसिया। सबसे पहले बात करें अपन, तो सबसे पहले सिम्टम ईपीएस का, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का सबसे पहले कौन सा डेवलप होगा, एक्यूडिस्टोनिया, जो हावर टू 5 डेज में। सेकेंड पार्किंसोनिज्म, जो 5 to 30 डेज में। थर्ड वन एक्कातेसिया, जो 5 to 60 डेज में। और टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है मंथ्स टू ईयर में। ये रीडिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है डेज की, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता है कि सबसे पहले एक्यूट डिस्टोनिया होगा ईपीएस का। अब देखिए डिस्टोनिया में क्या होता है कि टोन चेंज हो जाएगी एक तरह से, बॉडी क्या मतलब उसकी टर्निंग मूवमेंट ऑफ द हेड, लिम्स या ऐसे कुछ सिम्टम्स आएंगे उसमें। दूसरी अगर अपन बात करें एक्यू डिस्टोनिया की बात करें, देखिए फेशियल ग्रैमिसिंग होगा उसमें, फेशियल ट्विस्टिंग, ग्रैमिसिंग, इनवॉल्यूंटरी इनवर्ड आई मूवमेंट्स, ठीक है, मसल स्पाज्म ऑफ द टंग, फेस नेक, लेरिंजियल स्पाज्म, इस तरह का उसमें एक्यूडिस्टोनियम सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक्कातेसिया मैंने आपको बता दिया, रेस्टलेसनेस, ट्राउबल, स्टैंडिंग स्टिल, प्लेस द फ्लोर और फिट इन कंस्टेंट मोशन, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, यानी कि पेशेंट इधर उधर घूमता रहेगा, यानी कि पेशेंट का मतलब अनस्टेबल रह जाएगा, अनस्टेबल है ना। लास्ट वन जिसकी अपन बात कर रहे थे, टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया को पहचानने के लिए आपके क्वेश्चन में आएगा, मान कीजिए ये वो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द
क्या बोलते हैं, टंग, प्रोट्रूजन एंड रोलिंग ऑफ द टंग, ये टंग का डेफिनेशन जरूर आएगा क्वेश्चन में, अगर टार्डिव काइनेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से याद रखना है। सूडो पार्किंसोनिज्म में क्या होगा, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आएंगे, स्टॉपिंग गेस्चर या सप्लिंग गेट, रिगिडिटी या ब्रेडिकाइनेस या लाइक दैट समथिंग, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। देखिए कौन सी है, तीनों ही पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, इलियोकोकल कोकिक्जियल और प्यूबोकोकिक्जियल और इस्चियोकोकिक्जियल, ठीक है। विच सॉल्यूशन कोज द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल टू इंट्रावास्कुलर, सेल से ब्लड में आ रहा है फ्लूइड, वो कौन सा फ्लूइड कोज करेगा, हाइपरटोनिक फ्लूइड। अगर ब्लड से सेल में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, और मूवमेंट ही नहीं हो रहा फ्लूइड का इधर से उधर तो वो कौन सा हो जाएगा, आइसोटोनिक। क्लियर है, 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए यहाँ पर भी आपके। ए नर्स इज गोइंग टू स्टार्ट द पेरिटोनियल डायलिसिस विच इज ए प्रायोरिटी एक्शन ऑफ द नर्स। देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट करना जा रही नर्स, तो स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, वार्म द डायलाइसिस सॉल्यूशन, राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ओस्कल्ट एंड पल्पेट फॉर ब्रूट एंड थ्रिल किया होगा, लेकिन ये एक्शन कब होगा, ड्यूरिंग द डायलिसिस। जबकि क्वेश्चन कह रहा है पढ़िए, ए नर्स इज गोइंग टू स्टार्ट द पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको डायलाइसिस को क्या करना है, वार्म करना है। क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी ये क्या वजह उसमें डी। व्हाट इज ट्रू अबाउट सिजोफ्रेनिया, देखिए सिजोफ्रेनिया के लिए क्या ट्रू है, देखिए सिजोफ्रेनिया मैंने पूरा अच्छे से रिसर्च किया इस क्वेश्चन पर, राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एज ऑफ 22 to 35 ईयर पर्सन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज ग्रुप है। बाकी ए पर्सन इन 1000 पॉपुलेशन ये रॉन्ग है, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वल टू अफेक्टेड, नहीं मेल में ज़्यादा होता है सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक टाइप सिजोफ्रेनिया हैज गुड प्रोग्नोसिस, केटाटोनिक नहीं होता, वो होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है, वो होता है गुड प्रोग्नोसिस। यहाँ पर देखो चीज समझाया हुआ है, इस टेबल का आप फोटो भी ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पैरानोइड टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। कन्वर्ट 101.2 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड, तो ये आपको इसको जो कन्वर्ट करोगे कितना आएगा 38.44, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए फीमेल पेशेंट हैज कम विथ फेशियल बर्न इंजरी, देखिए फेशियल बर्न इंजरी से पेशेंट आया है इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन कॉन्शियस कंडीशन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। देखिए फेशियल इंजरी कभी भी माइनर नहीं होती, या एक तरह से इसको लो प्रायोरिटी नहीं दे सकते अपन, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर ही रहते हैं। उस कारण 2-3 कारण, एक तो क्या हो सकती है वो एडिमा करेगी, इंजरी होती है बर्न इंजरी, मोस्ट ऑफ क्या ऑलवेज एडिमा करेगी, स्वेलिंग करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फर्स्ट वन तो, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, एडमिट द पेशेंट एंड स्टार्ट फर्दर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। उसको घर नहीं भेजना, सल्फासालाजिन नहीं लगाने, या एसएस क्रीम भी उसके चेहरे पर नहीं लगानी, इस चेहरे पर कभी भी एसएस क्रीम नहीं लगाई जाती, ध्यान रखिएगा। कारण इसका एसएस क्रीम क्या करेगी, स्कारिंग बनाएगी, स्कारिंग ऑन द फेस, जिसकी वजह से क्या होगा उसके परमानेंटली स्कार रह सकता है चेहरे पर लीव। वहाँ पर आपको कौन सी क्रीम लगानी, बेसिट्रासिन नाम से क्रीम आती है जो आपको बर्न एरिया ऑन द पेशेंट ईयर्स पर वो लगानी है। यही इसी न्योस्पोरिन जो नाम से आती है वो सेम है, बेसिट्रासिन और न्योस्पोरिन दोनों सेम है, वो क्रीम आपको चेहरे पर लगानी है, ठीक है दोस्तों। ये आज के 50 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर लिए। 50 अभी 51 से अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में लेकर आएंगे, जिसमें लगभग अगली जो वीडियो होगी इसमें 70 क्वेश्चन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, बिना एक्सप्लेन किए आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। और मेरा शुरुआत से ऐसा रहा है कि बिना एक्सप्लेन मैं हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको समझाता हूँ, और मेरा ये मानना है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। तो यूं ही हमारे चैनल पर बने रहें, और अगला पार्ट कल तक अपलोड हो जाएगा, जहाँ तक तैयार हो रहा है अभी उसको भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जीएमसीएच और पटना एम्स के लिए या अदर सभी एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट पर होती है जल्दी चालू करने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट होगी। जो जैसे कि अभी नोट सेट का एग्ज़ाम जिन भी स्टूडेंटों ने दिया था और हमारे टेस्ट सीरीज जो प्रिपरेशन कर रहे थे घर बैठे, उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और सभी के अच्छे फीडबैक है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज एक्चुअली हमारी टेस्ट सीरीज पूरी पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है। एम्स का पैटर्न एम्स की टेस्ट सीरीज है तो एम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगी, सीएचओ की सीरीज है तो सीएचओ के पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगी। अब जीएमसीएच का सिलेबस कुछ एंकलेक्स टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा कुछ होते हैं, तो जीएमसीएच के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही
टेस्ट सीरीज बनेगी, पटना एम्स के अकॉर्डिंग ही टेस्ट सीरीज बनेगी। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपको और सभी नर्सिंग की सभी न्यूज़ के लिए, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टडी रिलेटेड मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उन पर हाई या कॉल करके आप किसी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह। अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exam? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। Mission Non-Tech, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer, and general science. ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।